हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। फिजिक्स कैंपस यूट्यूब स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता से यहां तात्पर्य है योगात्मक प्रकृति। योगात्मक प्रकृति क्या होती है ये वैद्युत आवेशों की योगात्मक प्रकृति या वैद्युत आवेशों की योज्यता, आओ समझते हैं। देखो, कोई भी वैद्युत आवेशित कणों का जो निकाय होता है, उस निकाय का जो परिणामी आवेश होता है वो उस निकाय में विद्यमान प्रत्येक आवेशित कणों के आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है, और यही उनकी योज्यता या योगात्मक प्रकृति कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये आवेशित कणों का हमने कोई निकाय लिया। निकाय किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक आवेशित कण विद्यमान होते हैं, वही आवेशित कणों का क्या कहलाएगा? निकाय। तो ये कोई आवेशित कणों का निकाय है। आवेशित कणों का निकाय। कार्तीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि इसमें उपस्थित सभी n आवेशित कण निम्न प्रकार है, ये कोई Q1 है, ये कोई Q2 आवेशित कण है, ये कोई Q3 आवेशित कण है, और इसी प्रकार ये कोई n व Q सफिक्स में n आवेशित कण है, तब इस में विद्यमान सभी आवेशित कणों के निकाय का जो परिणामी आवेश होगा वह परिणामी आवेश Q नेट इस निकाय में विद्यमान प्रत्येक आवेशित कण के आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होगा। अर्थात Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Q सफिक्स में n होगा, जिसे हम कुछ निम्न प्रकार इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि Q नेट इज इक्वल टू, देखो 1 से लेकर के n तक सभी आवेशित कणों के आवेशों का बीजीय योग हो रहा है, और योग के लिए हम एक सिंबल यूज लेते हैं जिसे कहते हैं समेशन। समेशन के नीचे जो मान होता है वो लोअर लिमिट लिखी जाती है, ऊपर अपर लिमिट लिखी जाती है। लोअर लिमिट जो होती है वो इनिशियल वैल्यू को व्यक्त करती है और अपर लिमिट फाइनल वैल्यू को व्यक्त करती है। और यहाँ इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान यदि देखें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल वैल्यू i इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है? फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू कितनी जा रही है? n तक। तो हम लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू कितना? n। और 1 से लेकर n तक क्या आ रहे हैं? सभी आवेशित कण, और इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, और 1 से लेकर सभी n आवेशित कणों का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो इसको हम शॉर्ट रूप में कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही है, रख करके देख लो। चाहिए जब i इक्वल टू 1 रखोगे तो ये Q1 हो जाएगा, i इक्वल टू 2 रखोगे तो ये Q2 बन जाएगा, i इक्वल टू 3 रखोगे तो Q3 बन जाएगा। ऐसे ही i इक्वल टू ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हो? n, तो Qn बन जाएगा। और बीच में 1 से लेकर n तक के बीच में सिंबल बना हुआ है समेशन, और इस समेशन का मतलब होता है योग। तो सभी के बीच में योग लगाओगे तो क्या यही इक्वेशन आएगी क्या? तो यही कहलाती है आवेशों की योगात्मक प्रकृति या आवेशों की योज्यता। अर्थात किसी भी आवेशित कणों का जो निकाय होता है, उस निकाय का जो परिणामी आवेश होता है, वह परिणामी आवेश इन निकाय में विद्यमान प्रत्येक आवेशित कण के आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। अर्थात Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Q सफिक्स में n, या लिख सकते हो Q नेट इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n Q सफिक्स में i, और यही आवेशों की क्या है? योज्यता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ये एक आवेशित कणों का निकाय है, और इस आवेशित कणों के निकाय में ये कोई +2 कूलाम चार्ज का आवेशित कण है, ये कोई -1 कूलाम आवेशित कण है, ये कोई +9 कूलाम का आवेशित कण है, और ये -6 कूलाम का कोई आवेशित कण है। और पूछ लिया जाए कि जो ये निकाय बन रहा है तुम्हारा आवेशित कणों का निकाय, इस निकाय का परिणामी आवेश यानी Q नेट का मान कितना होगा? तो अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है कि Q नेट इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Q सफिक्स में n। तो हम इसी सूत्र के अकॉर्डिंग यदि देखें तो Q1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 कूलाम, तो हमने लिख दिया +2 कूलाम। Q2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -1 कूलाम, तो हमने लिख दिया -1 कूलाम। Q3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? +9 कूलाम, तो हमने लिख दिया +9 कूलाम। और Q4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -6 कूलाम, तो हमने लिख दिया -6 कूलाम। तो हमारे पास Q नेट इज इक्वल टू कितना आ चुका है? देखो, प्लस का 2 प्लस का 9 कितना हो गया? 15 कूलाम, और 15 कूलाम तो ये हुआ -1 कूलाम, और -6 कूलाम कितना हो गया? -7 कूलाम। तो कितना आ चुका है आंसर? 8 कूलाम आंसर। आ रही है बात समझ में? तो यह कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ है? आवेशों की योगात्मक प्रकृति या आवेशों की योज्यता से। आओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशों की निश्चरता। आओ समझते हैं क्या होता है ये आवेशों की निश्चरता।
आवेशों की निश्चरता, निश्चरता है ये, ना कि निश्चितता, समझना, आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चितता से तात्पर्य है कि कोई भी आवेशित कण जो होता है, उस आवेशित कण का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात कहने का मतलब है, चाहे वह आवेशित कण स्थिर अवस्था में हो, चाहे वह आवेशित कण गतिशील अवस्था में हो, या वह किसी भी वेग से गतिशील हो, ऐसी स्थिति में कभी भी उसका आवेश परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि ये कोई क्यू आवेशित कण है, यदि यह कोई क्यू आवेशित कण है जिसका आवेश जो है वो आवेश तो मैंने मान लिया क्यू है, और जिसका द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान कितना है, एम है। यदि चाहे स्थिर अवस्था में हो और चाहे यह आवेशित कण v वेग से गतिशील हो, दोनों ही स्थितियों में, स्थिर अवस्था में भी इसका आवेश क्यू होगा तो गतिशील अवस्था में भी इसका आवेश क्या होगा, क्यू होगा। अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब है कि किसी भी आवेशित कण का आवेश का मान जो होता है वह उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, चाहे वह स्थिर अवस्था में हो या वह किसी भी वेग से किसी भी निश्चित दिशा में गतिशील हो, उसका आवेश सदैव कैसा बना रहता है, नियत बना रहता है। यानी कहने का मतलब है कि क्यू स्थिर अवस्था इज इक्वल टू क्यू गतिशील अवस्था इज इक्वल टू नियत। अर्थात आवेशित कण चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, दोनों स्थितियों में इसके आवेश का मान समान बना रहता है। समान बनने का मतलब है कि अर्थात उसका मान जो है, आवेश का मान, वो कैसा बना रहता है, नियत बना रहता है। कैसा बना रहता है, नियत बना रहता है। आओ आगे बात करते हैं। देखो इसी में एक पॉइंट और देख लेते हैं हम, विशिष्ट आवेश। ये विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं भाई? जो भी आवेशित कण का आवेश होता है, यदि उस आवेश को द्रव्यमान के अनुपात के साथ देख लिया जाए, अर्थात कहने का मतलब है कि आवेश बटा द्रव्यमान लिया जाए, तो वही उसका कौन सा आवेश कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। आवेश को हम Q से दर्शा रहे हैं और द्रव्यमान को M से दर्शा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विशिष्ट आवेश का सूत्र हमारे पास क्या निकल के आ गया, Q/M क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। आओ आगे समझते हैं। यदि यह आवेशित कण Q है, ये आवेशित कण है हमारा, जिसका आवेश तो है Q तथा जिसका द्रव्यमान जो है वह द्रव्यमान है M। आवेश Q है और द्रव्यमान M है जब यह स्थिर अवस्था में है। लेकिन यदि यही आवेशित कण हमारा v वेग से गतिशील हो और यदि यह वेग जो है वो निर्वात में प्रकाश के वेग c के समान हो, और हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो मैं क्या कह रहा हूं, यदि कोई भी आवेशित कण निर्वात में प्रकाश के वेग c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील हो, तो ऐसी स्थिति में अभी हमने पढ़ा है, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो चाहे वो गतिशील अवस्था में हो, आवेश तो नियत बना रहेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर वो प्रकाश के वेग से भी संचरित होगा तब भी उसका आवेश तो कैसा बना रहेगा, नियत बना रहेगा। नियत बना रहने का मतलब है कि आवेश में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आवेश तो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन उस आवेशित कण का जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान के मान में कई गुना वृद्धि हो जाती है, कई गुना वृद्धि हो जाती है। क्योंकि द्रव्यमान के मान में कई गुना वृद्धि हो जाती है, और यहां से यदि देखें विशिष्ट आवेश, तो ये विशिष्ट आवेश जो है वो द्रव्यमान के कैसा दिख रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है। यही कारण है कि द्रव्यमान में कई गुना वृद्धि हो जाती है, इसी कारण विशिष्ट आवेश में कई गुना कमी हो जाती है। तो यहां से एक पॉइंट निकल करके आया कि यदि कोई भी आवेशित कण निर्वात में प्रकाश के वेग से संचरित होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका आवेश तो अपरिवर्तित रहता है, किंतु उसका द्रव्यमान में कई गुना वृद्धि हो जाती है। और द्रव्यमान में कई गुना जो वृद्धि हो रही है वो किसकी तुलना में हो रही है, उसके विराम द्रव्यमान की तुलना में, विराम द्रव्यमान की तुलना में। तो क्या कह रहा हूं मैं, जब भी कोई आवेशित कण निर्वात में प्रकाश के वेग c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से संचरित होता है, तब ऐसी स्थिति के अंदर उसका द्रव्यमान जो है वो तो विराम द्रव्यमान की तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है, जबकि उसका विशिष्ट आवेश जो है उस विशिष्ट आवेश में कई गुना कमी हो जाती है। विशिष्ट आवेश में कई गुना कमी क्यों हो रही है, क्योंकि विशिष्ट आवेश द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, और जब आवेशित कण निर्वात में प्रकाश के वेग से संचरित हो रहा है तो द्रव्यमान में कई गुना अधिक वृद्धि होने के कारण यह इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए विशिष्ट आवेश में कई गुना क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये थी हमारी आवेश की निश्चितता। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं
आवेश संरक्षण नियम। आओ समझते हैं क्या होता है ये आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम, समझना भाई। देखो आगे कुछ भी राशि हो सकती है, आवेश संरक्षण नियम भी हो सकता है, ऊर्जा संरक्षण नियम भी हो सकता है, संवेग संरक्षण नियम भी हो सकता है, यानी आगे की राशि जो है वो कुछ भी हो सकती है। हमें सबसे पहले समझना है कि ये संरक्षण नियम क्या होता है। देखो शब्द को पकड़ो, संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है संरक्षित, और संरक्षित का मतलब होता है नियत। संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है संरक्षित, और संरक्षित का मतलब होता है नियत। अर्थात जिस भी भौतिक राशि की हम बात कर रहे हैं, जो भी राशि तुम्हारे इस संरक्षण नियम के आगे आ रही है, अगर वह राशि सदैव संरक्षित बनी रहे, अगर वह राशि सदैव संरक्षित बनी रहे, अर्थात सदैव उसका मान नियत बना रहे, तो वो कौन से नियम का पालन करेगी? संरक्षण नियम का पालन करेगी। इस बात से तो यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ आवेश आगे लगा हुआ है और आवेश के बाद संरक्षण नियम आ रहा है। इसका मतलब तो यह है कि आवेश जो है उस आवेश का मान सदैव संरक्षित बना रहता है, सदैव नियत बना रहता है, इसलिए वो कौन सी नियम का पालन करती है? संरक्षण नियम का पालन करती है। आ रही है बात समझ में? तो यहां से हमारी परिभाषा आ चुकी है कि जब भी किसी विलगित निकाय, या कह सकते हो कि किसी भी विलगित निकाय जो होता है, उस विलगित निकाय का कुल आवेश या कह सकते हो परिणामी आवेश सदैव कैसा बना रहता है? नियत बना रहता है, और यही क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण नियम। किसी भी विलगित निकाय का जो कुल परिणामी आवेश होता है, वह कुल परिणामी आवेश सदैव नियत बना रहता है, और यही क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण नियम कहलाता है। अर्थात आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश का क्या संभव है? स्थानांतरण संभव है, और यही क्या है? आवेश संरक्षण नियम। अब आवेश संरक्षण नियम तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं इस आवेश संरक्षण नियम के उदाहरण। तो आवेश संरक्षण नियम ने हमने क्या देखा कि अगर आवेश का मान सदैव नियत बना रहेगा, क्रिया से पहले क्रिया के बाद, दोनों ही स्थितियों में अगर आवेश का मान नियत बना हुआ है, सदैव संरक्षित बना हुआ है, सदैव नियत बना हुआ है, तो वो कौन से नियम का पालन करेगा? संरक्षण नियम का, जिसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण नियम। आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण आवेश संरक्षण नियम के उदाहरण। उदाहरण नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो घर्षण वैद्युत हमने समझा था उसी का। देखो घर्षण वैद्युत में मैंने बात करी थी कि ये कोई कांच की छड़ है और ये कोई रेशम का कपड़ा है। जब तक मैं इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से नहीं रगड़ूंगा, तब तक घर्षण वैद्युत के कारण वैद्युत आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा था। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ दो क्रियाएं होंगी, एक तो घर्षण से पहले की और एक घर्षण के बाद की। घर्षण से पहले कांच की छड़ भी कुचालक है और रेशम का कपड़ा भी कुचालक है, इसलिए दोनों पर जो आवेश होगा वो आवेश कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? कुचालक है। लेकिन जैसे ही घर्षण होता है तो घर्षण के बाद इस कांच की छड़ से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में स्थानांतरित हो जाते हैं? इस रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाती है। इसी कारण इस कांच की छड़ पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही इस रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके कारण जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो विलगित निकाय के आवेश के रूप में या विलगित निकाय के रूप में अब भी इनका परिणामी आवेश कितना बना हुआ है? जीरो। यानी क्रिया से पहले भी आवेश जीरो था, क्रिया के बाद भी आवेश जीरो है। इससे तो तात्पर्य यह है कि यहां पर इस एग्जाम्पल के अंदर आवेश संरक्षण नियम का क्या हो रहा है? पालन। अब देखते हैं, हम सबसे पहले देख रहे हैं घर्षण से पहले। घर्षण से पहले ये हमारे पास कांच की छड़ थी और प्लस ये रेशम का कपड़ा था। ये क्या थी? कांच की छड़, और ये क्या है? रेशम का कपड़ा। और बात कर रहे हैं घर्षण से पहले, तो हम जानते हैं कांच की छड़ जो है, ये कांच की छड़ भी कुचालक है, और रेशम का कपड़ा जो है, ये रेशम का कपड़ा भी कुचालक है, और कुचालक पर आवेश कितना होता है? जीरो। यानी इस पर भी आवेश जीरो, इस पर भी आवेश कितना है? जीरो। तो जल्दी से बताओ, विलगित निकाय के रूप में यदि मैं देखूं तो उस विलगित निकाय का जो विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय का जो क्यू नेट परिणामी आवेश जो होगा, इन दोनों का संयुक्त रूप से देखो तो 0 + 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी घर्षण से पहले अर्थात क्रिया से पहले कुल आवेश कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब बात कर लेते हैं क्रिया के बाद की। जैसे ही घर्षण के बाद की स्थिति देखें, घर्षण के बाद, तो घर्षण के बाद ये कांच की छड़ है तुम्हारी, प्लस ये रेशम का कपड़ा है,
और इस कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण ये कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज पे आती है और रेशम के कपड़ा नेगेटिव चार्ज पे आती है। साथ ही कहने का मतलब है कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही इस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए अगर मैं विलगित निकाय के रूप में देखूं, विलगित निकाय यानी दोनों को अगर एक साथ लूं जब, तो ये निकाय के रूप में देखूं तो क्यू नेट जो होगा, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ चार्ज कितना आ रहा है, 0। तो देखो क्रिया से पहले भी आवेश 0 था और क्रिया के बाद भी आवेश 0 है, और दोनों ही स्थितियों में क्रिया से पहले भी आवेश 0 है, क्रिया के बाद भी जब आवेश 0 है, तो बताओ आवेश नियत बना हुआ है या नहीं है। क्लियर दिख रहा है कि आवेश कैसा बना हुआ है, नियत बना हुआ है। और अभी तो मैंने कहा कि अगर आवेश का मान संरक्षित बना रहे, यदि आवेश का मान नियत बना रहे, तो वो कौन से नियम का पालन करेगा, आवेश संरक्षण नियम का पालन। यही कारण है कि घर्षण वैद्युत जो है वो घर्षण वैद्युत कौन से नियम का पालन करती है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है। आओ एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले रहे हैं शून्यीकरण या विलोपन की क्रिया। शून्यीकरण या विलोपन की क्रिया, समझना भाई कि ये शून्यीकरण या विलोपन की क्रिया क्या होती है, या शून्यीकरण या विलोपन की क्रिया से मेरा तात्पर्य क्या है, हम समझेंगे। शून्यीकरण या विलोपन की क्रिया पहले कुछ बात देखते हैं। देखो एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते हैं ई माइनस से, लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण होता है। प्रति का मतलब होता है विपरीत, प्रति का मतलब होता है विपरीत, यानी इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत एक कण होता है। इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत बोल रहा हूं तो देखो विपरीत तो है लेकिन वो भी ई होगा, और विपरीत का कहने का मतलब है यहां माइनस है तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है जिसको हम ई प्लस से दर्शाते हैं वह कहलाता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा कण होता है, पॉजिट्रॉन। तो रिएक्शन कुछ इसी तरह से है या इन्हीं के बारे में है कि जब उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन को हम किससे दर्शा रहे हैं, ई प्लस से। जब उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शा रहे हैं, ई माइनस से। तो जब उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है यानी बीच में मैंने क्या लगाया हुआ है, प्लस का सिंबल, तब ऐसी स्थिति के अंदर एक उदासीन कण प्राप्त होता है, और वह उदासीन कण होता है फोटोन। और यहां फोटोन को मैं दर्शा रहा हूं गामा से। एक उदासीन कण प्राप्त होता है फोटोन, और फोटोन को किससे दर्शा रहा हूं, गामा से। ध्यान देना, ई प्लस है पॉजिट्रॉन, ई माइनस है इलेक्ट्रॉन, और जब उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, टक्कर करेगा, तब टक्कर करने के बाद में क्या देता है, फोटोन कण, यानी एक उदासीन कण प्राप्त करवाता है, जिसे हम किससे दर्शा रहे हैं, फोटोन से दर्शा रहे हैं। तो ये तो स्थिति है टक्कर से पहले की, टक्कर से पूर्व, और ये स्थिति है टक्कर के बाद। जैसे ही टक्कर हुई तो टक्कर के बाद दोनों ने एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के आवेश को शून्य कर दिया, और शून्य करके एक उदासीन कण प्राप्त करवाया। और कौन सा उदासीन कण प्राप्त करवाया, फोटोन। इसीलिए दोनों ने एक दूसरे के आवेश को शून्य कर दिया, इसीलिए यह विधि यह क्रिया जो है वो शून्यीकरण की क्रिया कहला रही है। दोनों ने एक दूसरे के आवेश को विलोपित कर दिया, इसीलिए यह क्रिया कौन सी क्रिया कहला रही है, विलोपन की क्रिया। देखो पॉजिट्रॉन पर जितना प्लस क्यू चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही माइनस क्यू चार्ज होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे कण है, प्रतिकण है। प्रतिकण का मतलब है दिशा जरूर विपरीत है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, लेकिन दोनों का परिमाण कैसा है, समान। और हम जानते हैं फोटोन तो उदासीन कण है, उदासीन कण यानी इस पर चार्ज कितना है, 0। तो क्रिया से पहले अगर मैं विलगित निकाय के रूप में देखूं, विलगित निकाय का परिणामी आवेश यानी क्यू नेट देखूं, तो जितना प्लस क्यू चार्ज है उतना ही माइनस क्यू चार्ज है। तो आवेशों की योगात्मक प्रकृति कहती है कि किसी भी निकाय का परिणामी आवेश जो होता है वो उस निकाय में विद्यमान प्रत्येक आवेशित कण के आवेशों की बीजीय योग के तुल्य होता है। तो देखो पहला आवेश प्लस क्यू है और दूसरा आवेश है माइनस क्यू, और दोनों का योग करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे तो परिणामी आवेश कितना लेकर के आएंगे, 0।
यानी इस विलगित निकाय का परिणामी आवेश कितना आ गया 0। और यहां पर देखो क्रिया के बाद तो पहले से ही आवेश कितना आ रहा है 0, तो क्रिया से पहले भी 0 है, क्रिया के बाद भी 0 है। इसका मतलब तो है कि आवेश का मान कैसा बना हुआ है, नियत बना हुआ है। और जब आवेश का मान नियत बना हुआ है तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आवेश का मान संरक्षित बना रहता है, यदि आवेश का मान नियत बना रहता है, तो कौन से नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आ रही है बात समझ में? तो ये थी हमारी शून्यकरण या विलोपन की क्रिया। तो शून्यकरण या विलोपन की क्रिया क्यों कहा इसको हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को शून्य कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के आवेश को विलोपित कर दिया, इसीलिए यह क्रिया कहलाती है शून्यकरण या विलोपन की क्रिया। लेकिन यदि इसी क्रिया को मैं उल्टा लिख दूं तो ऐसी स्थिति में यह हमारा थर्ड एग्जाम्पल बन जाएगा युग्म उत्पादन की क्रिया। कौन सी क्रिया? युग्म उत्पादन की क्रिया। आओ समझते हैं क्या है ये युग्म उत्पादन की क्रिया का एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है युग्म उत्पादन की क्रिया। युग्म उत्पादन की क्रिया। देखो, जब 1.02 MeV या इससे अधिक ऊर्जा का कोई फोटोन, और फोटोन को हम किससे दर्शा रहे थे? गामा से, तो मैंने यहां गामा से दर्शाया। गामा क्या है? यहां पर फोटोन है। क्या है? फोटोन। तो जब 1.02, जिसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी कितनी है? 1.02 MeV। जब 1.02 MeV या इससे अधिक ऊर्जा का कोई गामा फोटोन, या कह सकते हो कोई फोटोन कण, किसी द्रव्य कण से अन्योन क्रिया करता है। द्रव्य कण से अन्योन क्रिया करने का मतलब है कि जब 1.02 MeV ऊर्जा का कोई फोटोन कण किसी द्रव्य कण से टक्कर करता है, तो टक्कर करने के बाद ये दो कणों में टूटता है, जिनमें से एक तो पॉजिट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो, जो फोटोन था वह फोटोन कैसा कण था? एक उदासीन कण था। और हम जानते हैं उदासीन कण पर चार्ज कितना होता है? 0। उदासीन कण पर चार्ज कितना है? 0। लेकिन जैसे इस फोटोन ने द्रव्य कण से टक्कर करी, द्रव्य कण से अन्योन क्रिया करी, तो ये कितने कणों में टूटा? 2 कणों में। और 2 कण टूट रहे हैं, जिसमें से एक प्लस है और दूसरा माइनस है, अर्थात ये हमको एक युग्म प्रदान करवा रहा है। प्लस और माइनस का एक युग्म प्रदान करवा रहा है। इसीलिए गामा यानी फोटोन ने जैसे ही द्रव्य कण से टक्कर करी तो इसने हमको एक युग्म दिया है, इसलिए ये क्रिया जो है, इस क्रिया का नाम रख दिया गया युग्म उत्पादन की क्रिया। अर्थात एक ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत हमारे पास एक युग्म का उत्पादन हो रहा हो, वो कौन सी क्रिया कहला रही है? युग्म उत्पादन की क्रिया। और दिख भी रहा है कि जैसे ही फोटोन ने किसी द्रव्य कण से अन्योन क्रिया करी, टक्कर करी, तब जाकर के क्या प्राप्त हो रहा है? पॉजिट्रॉन। और क्या प्राप्त हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है। देखो, इसकी एनर्जी कितनी है? 1.02 MeV। और क्रिया को अगर हमको संतुलित करना है तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि ये ऊर्जा जो है, यह जैसे ही क्रिया होगी तो क्रिया के बाद में 2 समान भागों में टूट जाएगी, क्योंकि पॉजिट्रॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिट्रॉन पर प्लस क्यू चार्ज होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर माइनस क्यू चार्ज होता है। इसलिए दोनों पर जो ये ऊर्जाएं हैं वो समान भागों में टूट जाएगी। पॉजिट्रॉन की ऊर्जा 0.51 MeV और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? 0.51 MeV। ऐड करके देख लो, 0.51 और 0.51 को ऐड करोगे तो यही एनर्जी निकल के आएगी 1.02 MeV। तो देखो, ये तो टक्कर से पहले की स्थिति थी, टक्कर से पूर्व, कि जब हमारा फोटोन द्रव्य कण से टक्कर नहीं कर रहा था, और ये टक्कर के बाद की स्थिति है। टक्कर के बाद ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट चुका है। तो विलगित निकाय के रूप में अगर हम देखें, यानी दोनों को एक साथ लेकर निकाय के रूप में देखें, तो जो भी परिणामी हमारा आवेश आएगा, वो परिणामी आवेश कितना होगा? जितना इस पर प्लस क्यू चार्ज है उतना इस पर माइनस क्यू चार्ज है। और हम जानते हैं निकाय का परिणामी आवेश जो होता है वो इसमें विद्यमान सभी आवेशित कणों के आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। तो जैसे ही हमने दोनों का बीजीय योग किया तो बीजीय योग आने पर आवेश कितना आ रहा है? 0। तो देख लो, क्रिया से पहले भी आवेश 0 है और क्रिया के बाद भी आवेश 0 है। इसका मतलब तो है कि आवेश का मान कैसा बना हुआ है? नियत बना हुआ है। और क्लियर मैंने बताया हुआ है कि यदि आवेश का मान नियत बना हुआ है तो वो कौन से नियम का पालन करता है? आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे युग्म उत्पादन की क्रिया है, वह युग्म उत्पादन की क्रिया भी कौन से नियम का पालन करती है? आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है। आओ अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं।
अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले समझते हैं रेडियो एक्टिवता क्या होती है। रेडियो एक्टिवता परमाणुीय नाभिकों की स्वतः विघटन का गुण, कि कोई भी परमाणुीय नाभिक स्वतः ही क्या हो जाए, विखंडित हो जाए, टूट जाए। तो स्वतः विखंडित होने का जो ये गुण है वही क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिवता कहलाता है। परमाणुीय नाभिकों के स्वतः विघटन का गुण जो होता है वह क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिवता कहलाता है। और रेडियो एक्टिवता में भी आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। रेडियो एक्टिवता में भी कौन से नियम का पालन होता है, आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। कैसे पालन होता है, आओ रिएक्शन के तौर पर ही हम देखते हैं। देखो एक रिएक्शन हमने ली रेडियो एक्टिवता की कि 92 यूरेनियम 238, जब ये विखंडित हुआ, जब ये टूटा तो ये टूट गया 90 TS 234 प्लस 2He4। ये अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए विखंडित होता है और विखंडित हो गया TH और He के रूप में। तो आओ चेक करते हैं। हम जानते हैं कि आवेश का सूत्र होता है Q = Ze, और अगर इस सूत्र से हम देखें तो Z जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, नीचे जो लिखा जाता है ये परमाणु क्रमांक है, और ये इसकी क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो जल्दी से यहाँ पर चार्ज बताओगे, यहाँ चार्ज कितना है, Z का मान कितना है 92, तो बताओ चार्ज कितना हो गया 92E। ऐसे ही बताओ यहाँ पर चार्ज कितना होगा, Z का मान कितना है 90, तो चार्ज कितना हो गया 90E। ऐसे ही बताओ यहाँ पर चार्ज कितना हुआ, Q2 = Z का मान है 2 और E एज इट इज तो 2E। ऐड करके देख लो, अगर हम इन दोनों को विलगित निकाय के रूप में लेते हैं, विलगित निकाय यानी दोनों को एक साथ ले निकाय के रूप में, तो हम जानते हैं कि किसी भी निकाय का जो परिणामी आवेश होता है वह उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। अर्थात Q net = Q1 + Q2। Q1 का मान कितना है 90E प्लस Q2 का मान कितना है 2E, और 90E + 2E करोगे तो कितना हो जाएगा 92E। देखो क्रिया से पहले भी जब विखंडन नहीं हुआ था, ये स्थिति है विखंडन से पूर्व की, विखंडन से पूर्व, और ये स्थिति है विखंडन के बाद की, विखंडन के बाद। और दोनों ही स्थितियों के अंदर आवेश का मान देखने को मिल रहा है कि आवेश का मान कैसा बना हुआ है, नियत बना हुआ है। और मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि अगर आवेश का मान संरक्षित बना हुआ है, अगर आवेश का मान नियत बना हुआ है, तो वो कौन से नियम का पालन करेगा, आवेश संरक्षण नियम का पालन करेगा। तो इस एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है कि जो रेडियो एक्टिवता है वह रेडियो एक्टिवता भी कौन सी नियम का पालन करती है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है। अब लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5, नाभिकीय अभिक्रियाएं। जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उन नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। नाभिकीय अभिक्रियाएं नाभिकीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जिसे हम अच्छे से बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर, चैप्टर नंबर 15 के अंदर। फिलहाल हमारा जितना कंसेप्ट में हमको जरूरत होगी उसकी हम बात करते हैं कि जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, अर्थात नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की तो हम बात कर चुके हैं। तो नाभिकीय संलयन देख लेते हैं यहाँ पर कि जो भी नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं उन नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। कैसे पालन होता है, फॉर एक रिएक्शन लेकर के हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक रिएक्शन ली कि 7N14 प्लस 2He4 8O17 प्लस 1H1, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हमने ली, नाभिकीय अभिक्रिया ली कि 7N14 प्लस 2He4 टेंस टू 8O17 प्लस 1H1। जल्दी से बताओ इसमें चार्ज कितना है, अभी सूत्र बताया था चार्ज का कि Q = Ze, जहां Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक, नीचे जो लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक होता है, और जो ये ऊपर लिखा जाता है वो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया 7E, हीलियम पर चार्ज देखें तो कितना आ गया 2E, ऐसे ऑक्सीजन पर चार्ज देखें तो कितना आ गया 8E, और हाइड्रोजन पर चार्ज देखें तो कितना आ गया ओनली E, क्योंकि 1 × E करोगे तो क्या आएगा E। अगर मैं इसको विलगित निकाय के रूप में देखूं, विलगित निकाय का कहने का मतलब है अगर मैं दोनों को साथ में लेकर के परिणामी आवेश देखूं तो परिणामी आवेश का सूत्र होता है Q1 + Q2,
कि निकाय का परिणामी आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था आवेशों की योगात्मक प्रकृति से, और वहां से यदि मैं मान रखूं तो Q1 का मान है 7e और Q2 का मान है 2e, तो टोटल कितना हो गया 9e। ठीक इसी तरह यदि मैं यहां पर भी विलगित निकाय के रूप में देखूं तो जो परिणामी आवेश होगा Q नेट वो क्या होगा Q1 प्लस Q2। Q1 का मान कितना है 8e और Q2 का मान कितना है e, तो क्लियर हो चुका है कि Q नेट इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर भी 9e। देखो क्रिया से पहले भी 9e है और क्रिया के बाद भी 9e है। इसका मतलब है कि आवेश का मान क्रिया से पहले और क्रिया के बाद दोनों ही स्थितियों में कैसा बना हुआ है, नियत बना हुआ है। और स्टार्टिंग से मैं कहता आ रहा हूं इस नियम में कि यदि आवेश का मान संरक्षित है, यदि आवेश का मान नियत बना हुआ है, तो वो कौन से नियम का पालन हुआ, आवेश संरक्षण नियम का पालन हुआ। इसी सभी बातों से स्पष्ट हो रहा है, चाहे घर्षण वैद्युत के अंदर देखो, चाहे युग्म उत्पादन की क्रिया में देखो, चाहे शून्यकरण या विलोपन की क्रिया में देखो, चाहे रेडियो एक्टिवता में देखो, चाहे नाभिकीय अभिक्रियाओं में देखो, प्रत्येक के अंदर आवेश का मान संरक्षित बना हुआ है, आवेश का मान नियत बना हुआ है, जो कि इन तथ्यों इन बातों को स्पष्ट कर रहा है कि इन सभी के अंदर आवेश संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।